नए बहुत एक्सपेंसिव शर्ट पहनकर आता है और बड़े एक्साइटमेंट से पूछता है कैसी लग रही है। हाँ। और सच कहूं तो वो शर्ट उस पर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। सो अब आप क्या करेंगे? दैट्स अ क्लासिक डिलेमा। क्या आप ब्रूटली ऑनेस्ट होंगे ये सोचकर कि सच बोलना इज योर ड्यूटी, या आप एक छोटा सा व्हाइट लाई बोलेंगे ताकि उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो, क्योंकि एंड रिजल्ट में उसकी हैप्पीनेस इज मोर इंपॉर्टेंट। ये सवाल वियर्ड नहीं है, ये मतलब एथिक्स के हार्ट में। एग्जैक्टली। क्या कोई एक्शन अपने आप में राइट या रॉन्ग होता है, या उसका कॉन्सिक्वेंस उसे राइट या रॉन्ग बनाता है? रूल जरूरी है या रिजल्ट्स? एग्जैक्टली। और आज हम इसी पजल के पीसेस को जोड़ने वाले हैं। हमारे पास मॉरल थिंकर्स और फिलोसोफर्स पर कुछ अमेजिंग सोर्सेस हैं, इमैनुअल कांट से लेकर कार्ल मार्क्स तक और अब्राहम लिंकन से लेकर कैरल गिलिगन तक। तो हमारा मिशन ये समझना है कि इन ग्रेट माइंड्स के बड़े बड़े आइडियाज हमारी डेली लाइफ, हमारी डिफिकल्ट डिसीजंस और इवन एडमिनिस्ट्रेशन पर कैसे अप्लाई होते हैं। इट्स गोइंग टू बी अ फैसिनेटिंग जर्नी। सो लेट्स अनपैक दिस। एंड हाँ, अगर आपको ऐसे डीप डिस्कशंस पसंद है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन और वो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। यू वोंट रिग्रेट इट। लेट्स स्टार्ट। सो आज का हमारा लर्निंग मैप सिंपल है। पहले हम समझेंगे द ग्रेट डिबेट, रूल्स वर्सेस रिजल्ट्स। फिर विल डाइव इनटू जस्टिस एंड फेयरनेस इन सोसाइटी। उसके बाद पावर, लीडरशिप और मोरालिटी की बात करेंगे। फिर थोड़ा पर्सनल होंगे, हम द इनर वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस एंड ऑथेंटिसिटी को एक्सप्लोर करेंगे। और फाइनली इन सब थियरीज को एक रियल लाइफ डायलेमा पर अप्लाई करके देखेंगे। साउंड्स लाइक अ सॉलिड प्लान। टॉपिक नेम, रूल्स वर्सेस रिजल्ट्स। नियम जरूरी हैं या नतीजा? ब्रॉड माइक्रो थीम, द टेंशन बिटवीन डियोंटोलॉजी एंड यूटिलिटेरियनिज्म। ओके, तो सबसे पहले उस दुनिया में चलते हैं जहां रूल्स आर एवरीथिंग। यहाँ हमारे गाइड है इमैनुअल कांट। राइट। उनका आइडिया है डियोंटोलॉजी। इसे सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझेंगे? देखिए, डियोंटोलॉजी मतलब डियोन मींस ड्यूटी, सो इट्स द एथिक्स ऑफ ड्यूटी। बेसिकली कोई काम सही है या गलत, ये उसके रिजल्ट पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। बिल्कुल नहीं। जीरो। इट ओनली डिपेंड्स ऑन वन थिंग, क्या वो काम आपकी ड्यूटी के अकॉर्डिंग है। इंटेंशन इज एवरीथिंग, कॉन्सिक्वेंस इज नथिंग। ओके, इंटेंशन इज एवरीथिंग। इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल है सोर्स में? बिल्कुल, एक बहुत पावरफुल एग्जांपल है वो सिविल सर्वेंट्स जो वायलेंट अनरेस्ट के बीच अपनी जान रिस्क में डालकर फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं। हाँ, ये तो होता है। उनके लिए रिजल्ट क्या होगा, कौन जीतेगा, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? उनकी ड्यूटी। उनकी ड्यूटी टू कंडक्ट फेयर इलेक्शंस। उन्होंने पर्सनल सेफ्टी से ऊपर अपनी ड्यूटी को रखा। कांट के हिसाब से दैट इज द पीक ऑफ मोरालिटी, ड्यूटी फॉर ड्यूटीज सेक। सो माय फर्स्ट क्रॉस क्वेश्चन इज, अगर इंटेंशन अच्छा है बट रिजल्ट बुरा हो जाए तो कांट के हिसाब से एक्शन अभी भी मॉरल है? एब्सोल्युटली, 100%। अगर आपने अपनी ड्यूटी से काम किया, सच बोला और उस सच से किसी का नुकसान हो गया, कांट वुड से आपने फिर भी मॉरल काम किया बिकॉज आपने अपनी ड्यूटी फॉलो की। इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन 2, क्या डियोंटोलॉजी इमोशंस को कोई इंपॉर्टेंस देती है, जैसे कंपैशन या एम्पैथी? ये बहुत अच्छा सवाल है। कांट के लिए इमोशंस अनरिलायबल हैं, वो आते जाते रहते हैं। मोरालिटी इमोशंस पर बेस नहीं हो सकती, इट हैज टू बी बेस्ड ऑन प्योर रीजन एंड ड्यूटी। तो शॉर्ट आंसर इज नहीं, इमोशंस को वो साइड में रखते हैं। ओके, सो दैट साउंड्स अ बिट रिजिड। तो क्वेश्चन 3, क्या इस फिलॉसफी का कोई प्रैक्टिकल यूज है से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में? बिल्कुल है, और यहाँ कांट का एक और आइडिया आता है, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, ये क्या है? इसका एक पार्ट कहता है, ट्रीट ह्यूमंस ऑलवेज एज एन एंड इन देमसेल्व्स, नेवर एज अ मींस टू एन एंड। सिंपल टर्म्स में? सिंपल टर्म्स में, किसी भी इंसान को अपने फायदे के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल मत करो। उनकी अपनी डिग्निटी है, उनकी अपनी वर्थ है। ओके, गॉट इट। सो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे अप्लाई होगा? एम्प्लॉइज को सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग मशीन मत समझो, उनकी वेलबींग, उनकी पर्सनल ग्रोथ, उनकी डिग्निटी, इन सबको वैल्यू करना। ये सीधा कांट की फिलॉसफी से आता है, उन्हें मीन्स नहीं एंड्स की तरह ट्रीट करना। ये तो बहुत पावरफुल पॉइंट है। क्वेश्चन 4, इस डियोंटोलॉजी की सबसे बड़ी वीकनेस क्या मानी जाती है? उसकी इनफ्लेक्सिबिलिटी। रियल लाइफ मैसी होती है, कभी कभी दो ड्यूटीज आपस में क्लैश करती हैं, जैसे सच बोलने की ड्यूटी और किसी की जान बचाने की ड्यूटी। कांट का सिस्टम यहाँ थोड़ा स्ट्रगल करता है। इट डजंट गिव अ क्लियर आंसर फॉर कन्फ्लिक्टिंग ड्यूटीज। राइट। एंड फाइनल क्वेश्चन ऑन कांट, अगर हर कोई डियोंटोलॉजी फॉलो करे तो दुनिया कैसी होगी? एक प्रिडिक्टेबल दुनिया होगी, जहां हर कोई अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। शायद थोड़ी कोल्ड, इमोशनलेस दुनिया, बट डेफिनेटली अ वेरी ऑर्डरली एंड जस्ट वर्ल्ड फ्रॉम कांट्स पर्सपेक्टिव, जहां रूल्स आर सुप्रीम। वाओ, ओके, नाउ पॉज फॉर अ मोमेंट। प्रैक्टिस करो। डियोंटोलॉजी मीन्स मोरालिटी इज बेस्ड ऑन ड्यूटी, नॉट कॉन्सिक्वेंसेज। इंटेंशन इज की। बिल्कुल। चलिए इसका मिनी रिकैप करते हैं। इन शॉर्ट, कांट के लिए मॉरल एक्शन वो है जो ड्यूटी से किया जाए, रिगार्डलेस ऑफ द आउटकम। परफेक्ट। ओके, तो ड्यूटी अपनी जगह है, बट व्हाट अबाउट रिजल्ट्स? यहाँ आते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। हाँ, अब हम कॉइन का दूसरा साइड देखेंगे। उनका आइडिया है यूटिलिटेरियनिज्म, जिसे द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये क्या है? ये कांट से एकदम ऑपोजिट है। यहाँ इंटेंशन मैटर नहीं करता, सिर्फ रिजल्ट मैटर करता है। बेसिकली वो एक्शन सबसे अच्छा है जिससे द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल हो। द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। एग्जैक्टली। यहाँ ये लॉजिक बिल्कुल फिट बैठता है। अगर एंड रिजल्ट में ज्यादातर लोगों का भला हो रहा है तो वो एक्शन मोरली राइट है। पर हैप्पीनेस का मतलब क्या है मिल के लिए? क्या ये सिर्फ फिजिकल प्लेजर है, जैसे गुड फूड या एंटरटेनमेंट? नहीं, और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूआंस है। मिल हायर प्लेजर्स और लोअर प्लेजर्स में डिफरेंस करते हैं। ओके, जैसे? लोअर प्लेजर्स हैं फिजिकल सेंसेशंस, वो टेम्पररी हैं।
हायर प्लेजर्स हैं, इंटेलेक्चुअल, मॉरल या आर्टिस्टिक परसूट्स, नॉलेज से मिलने वाली खुशी, किसी की हेल्प करके मिलने वाली खुशी। मिल कहते हैं ये हायर प्लेजर्स क्वालिटेटिवली सुपीरियर हैं। इसका कोई एग्जाम्पल? हाँ, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ऐसी पॉलिसीज बनाना जिससे मैक्सिमम सिटीजंस का भला हो। सोशल वेलफेयर स्कीम्स, पब्लिक हेल्थ केयर, ये सब यूटिलिटेरियन लॉजिक पर बेस्ड हैं। सोर्स में सबरीमाला टेम्पल में वुमेन की एंट्री पर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का एग्जाम्पल है। राइट, उसे एक्सप्लेन कीजिए। यहाँ कोर्ट ने इंडिविजुअल फ्रीडम और इक्वालिटी, जो कि ज्यादातर लोगों के लिए बेनिफिशियल है, उसे ट्रेडिशनल रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर रखा। दिस इज अ क्लासिक यूटिलिटेरियन कैलकुलेशन कि ज्यादातर लोगों की फ्रीडम और हैप्पीनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन अ स्मॉलर ग्रुप्स ट्रेडिशनल बिलीव्स। ओके, फर्स्ट क्रॉस क्वेश्चन ऑन मिल। यूटिलिटेरियनिज्म का सबसे बड़ा डेंजर क्या है? टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी। मेजॉरिटी की हैप्पीनेस के लिए क्या हम माइनॉरिटी के राइट्स को सैक्रिफाइस कर सकते हैं? अगर 10 लोगों की खुशी के लिए 2 लोगों को सफर करना पड़े, यूटिलिटेरियनिज्म कहेगा ओके दैट्स अ गुड ट्रेड ऑफ। ये इसका सबसे बड़ा एथिकल प्रॉब्लम है। दैट इज अ सीरियस प्रॉब्लम। क्वेश्चन 2, ये हैप्पीनेस को मेजर कैसे करते हैं? सबकी हैप्पीनेस तो अलग अलग होती है। एक्सीलेंट क्वेश्चन। ये इसकी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। इसका कोई परफेक्ट हिडनोमीटर या हैप्पीनेस मेजरिंग डिवाइस नहीं है, ये सब्जेक्टिव है और इसीलिए पॉलिसीज बनाते वक्त इसका कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। राइट। क्वेश्चन 3, कांट के इंटेंशन और मिल के कॉन्सिक्वेंस में से आज की लीगल सिस्टम्स किस पर ज्यादा फोकस करती हैं? ये एक मिक्स है। हम इंटेंशन भी देखते हैं, जैसे प्रीमेडिटेटेड मर्डर वर्सेस मैनस्लॉटर, वहां इंटेंशन मैटर करता है, लेकिन हम कॉन्सिक्वेंस भी देखते हैं, मतलब एक्चुअल हार्म कितना हुआ। सो हमारे लीगल सिस्टम्स वो एक प्रैक्टिकल ब्लेंड है दोनों का। ओके। क्वेश्चन 4, वो अगली शर्ट वाली प्रॉब्लम पर मिल क्या कहेंगे? मिल कहेंगे कैलकुलेट करो, सच बोलने से कितनी हैप्पीनेस जनरेट होगी? प्रॉब्ली जीरो, इनफैक्ट नेगेटिव हैप्पीनेस। झूठ बोलने से आपके दोस्त को खुशी मिलेगी। तो शॉर्ट टर्म में व्हाइट लाई बोलना ही यूटिलिटेरियन चॉइस है। इट प्रोड्यूसेस द मोस्ट हैप्पीनेस इन दैट सिचुएशन। सिंपल कैलकुलेशन। एंड फाइनल क्वेश्चन, अगर मिल की फिलॉसफी पर एक परफेक्ट सोसाइटी बनाई जाए तो वो कैसी दिखेगी? वो एक बहुत एफिशिएंट सोसाइटी होगी जिसका गोल हमेशा ओवरऑल पब्लिक वेलफेयर बढ़ाना होगा, लेकिन उसमें इंडिविजुअल डिसेंट या माइनॉरिटी राइट्स शायद हमेशा रिस्क पर रहेंगे। इट वुड बी अ सोसाइटी फोकस्ड ऑन द ग्रेटर गुड, बट मे बी एट द कॉस्ट ऑफ द इंडिविजुअल। ओके, लेट्स टेक अ पॉज हियर। Practicing utilitarianism means the best action is the one that maximizes happiness for the most people. सही है। मिनी रिकैप, मिल के लिए एक्शन का रिजल्ट ही सब कुछ है और सबसे अच्छा रिजल्ट है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। Perfect summary. टॉपिक नेम, सोसाइटी में जस्टिस और फेयरनेस कैसे लाएं? Broad micro theme. Blueprints for a fair society. इसे आसान भाषा में समझाइए। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए, आपको एक नए सोसाइटी के लिए सारे बेसिक रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज, इकोनॉमिक सिस्टम सब डिजाइन करना है। ओके, आई एम अ फाउंडर ऑफ अ न्यू सोसाइटी। यस, बट एक कैच है। आपको ये नहीं पता कि उस सोसाइटी में आप जब पैदा होंगे तो आप कौन होंगे। मतलब आप अमीर होंगे या गरीब, मेल या फीमेल, किसी पर्टिकुलर रिलीजन या कास्ट के होंगे, आपको कुछ नहीं पता। यू आर बिहाइंड अ वेल ऑफ इग्नोरेंस। अब इस पोजीशन से आप सोसाइटी के लिए रूल्स बनाइए। वाओ, तो मैं तो ऐसे रूल्स बनाऊंगे जो सबसे वीक पर्सन को भी प्रोटेक्ट करें। एग्जैक्टली, क्योंकि क्या पता मैं ही वो वीक पर्सन बन जाऊं। दैट इज द जीनियस ऑफ दिस आइडिया। रॉल्स कहते हैं कि इस ओरिजिनल पोजीशन से आप जो भी रूल्स बनाएंगे वो नेचुरली फेयर और जस्ट होंगे, क्योंकि आप अपने आप को हर पॉसिबल डिसएडवांटेज से बचाना चाहेंगे। ओके, फर्स्ट क्रॉस क्वेश्चन, ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, क्या इसका कोई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है? डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं, बट इस थॉट एक्सपेरिमेंट से 2 मेजर प्रिंसिपल्स निकलते हैं जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज की फाउंडेशन है। ओके, व्हाट आर दे? पहला है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी, मतलब सबको इक्वल बेसिक लिबर्टीज मिलनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन एटसेट्रा। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ये तो सिंपल है। दूसरा क्या है? दूसरा है डिफरेंस प्रिंसिपल, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। बताइए। ये कहता है कि सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, मतलब अमीरी गरीबी, तभी जस्टिफाइड है अगर वो इनइक्वालिटीज सबसे कमजोर यानी लीस्ट एडवांटेज्ड तबके के ग्रेटेस्ट बेनिफिट के लिए हो। वेट, इनइक्वालिटीज जस्टिफाइड है? हाँ, बट ओनली अगर उनसे गरीबों का सबसे ज्यादा फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर को एक स्वीपर से ज्यादा सैलरी मिलना जस्टिफाइड है क्योंकि उस एक्स्ट्रा सैलरी के इंसेंटिव से वो डॉक्टर बनेगा और उससे सोसाइटी के सबसे गरीब लोगों को भी अच्छा हेल्थ केयर मिलेगा। ओके, ये समझ आया। सो सेकंड क्रॉस क्वेश्चन, सोर्स में इसका क्या एग्जांपल दिया गया है? सोर्स में इंडियन रिजर्वेशन सिस्टम के एग्जांपल है। ये डिफरेंस प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है, मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना ताकि ओवरऑल फेयरनेस बढ़े और जो लीस्ट एडवांटेज्ड है उन्हें सिस्टम में ऊपर आने का मौका मिले। राइट। थर्ड क्रॉस क्वेश्चन, रॉल्स की थ्योरी कांट और मिल से कैसे अलग है? एक रॉल्स एक तरह से दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। उनका इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल कांट जैसा है, कुछ राइट्स एब्सोल्यूट हैं, लेकिन उनका डिफरेंस प्रिंसिपल थोड़ा यूटिलिटेरियन है। वो सोसाइटल आउटकम्स को देख रहा है। सो ही इज ट्राइंग टू बिल्ड अ सिस्टम दैट रिस्पेक्ट्स इंडिविजुअल राइट्स बट आल्सो केयर्स अबाउट द वेल-बीइंग ऑफ द होल सोसाइटी। सो मिडिल पाथ। अ वेरी सोफिस्टिकेटेड मिडिल पाथ। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन, क्रिटिक्स रॉल्स के बारे में क्या कहते हैं? क्रिटिक्स कहते हैं कि वेल ऑफ इग्नोरेंस एक अनरियलिस्टिक असम्पशन है। इंसान कभी भी अपने बायसेस से पूरी तरह फ्री नहीं हो सकता। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि ये वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत ज्यादा फोकस करता है और इंडिविजुअल मेरिट को कम वैल्यू देता है। ओके, एंड फिफ्थ क्रॉस क्वेश्चन, अगर एक सोसाइटी रॉल्स के प्रिंसिपल्स पर चले तो वहां सक्सेस को कैसे डिफाइन किया जाएगा? वहां सक्सेस का मतलब सिर्फ पर्सनल वेल्थ एक्यूमुलेशन नहीं होगा। एक सक्सेसफुल सोसाइटी वो होगी जहां सबसे गरीब इंसान की लाइफ भी डिग्निफाइड और अपॉर्चुनिटीज से भरी हो। द सक्सेस ऑफ अ सोसाइटी इज मेजर्ड बाय द वेल-बीइंग ऑफ इट्स लीस्ट फॉर्चुनेट मेंबर्स। दैट्स अ प्रोफाउंड थॉट। ओके, टाइम फॉर अ पॉज। Practicing Rawls' veil of ignorance asks us to design a fair society without knowing our place in it. बिल्कुल। मिनी रिकैप,
रॉल्स के वेल ऑफ इग्नोरेंस से ऐसे फेयर प्रिंसिपल्स निकलते हैं जो सबको बेसिक लिबर्टी देते हैं और इनइक्वालिटीज को तभी अलाउ करते हैं जब उनसे सबसे कमजोर का भला हो। एग्जैक्टली फेयरनेस की बात हो और कार्ल मार्क्स का जिक्र ना हो, ये तो हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। जहां रॉल्स सिस्टम को अंदर से ठीक करना चाहते हैं। वही मार्क्स कहते हैं कि सिस्टम ही गलत है, उसे बदलना पड़ेगा। प्रिसाइसली। मार्क्स का पूरा फोकस एक वर्ड पर है, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण। उनके हिसाब से कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है? उनका सिंपल आर्ग्यूमेंट है, एक वर्कर जो वैल्यू प्रोड्यूस करता है उसे उसकी पूरी वैल्यू नहीं मिलती। एक बड़ा हिस्सा, जिसे वो सरप्लस वैल्यू कहते हैं, फैक्ट्री का ओनर या कैपिटलिस्ट ले जाता है एज प्रॉफिट। सो कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट सीधा वर्कर के एक्सप्लॉयटेशन से आता है। सोर्स में इसका कोई मॉडर्न एग्जाम्पल है? हाँ, सोर्स में चाइना की अफ्रीका में माइनिंग ऑपरेशंस का एग्जांपल है, जहां चाइनीज फर्म्स को ह्यूज प्रॉफिट्स होते हैं जबकि लोकल अफ्रीकन वर्कर्स को खराब वर्किंग कंडीशंस और बहुत कम वेजेस मिलती हैं। ये मार्क्स के एक्सप्लॉयटेशन के थियरी का एक टेक्स्ट बुक एग्जांपल है। ओके, फर्स्ट क्रॉस क्वेश्चन ऑन मार्क्स। मार्क्स का सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का? मार्क्स का सोल्यूशन रेडिकल है, रेवोल्यूशन। उनका मानना है कि वर्कर्स को यूनाइट होकर इस सिस्टम को ओवरथ्रो करना होगा और एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनानी होगी। और सोशलिस्ट सोसाइटी में क्या होगा? वहां मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्रीज, लैंड, रिसोर्सेज, ये सब प्राइवेट ओनरशिप में नहीं बल्कि कम्युनिटी ओनरशिप में होंगे, ताकि रिसोर्सेज इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो सकें और कोई किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए। सेकंड क्रॉस क्वेश्चन, सोर्स में डायलेक्टिकल थॉट का जिक्र है, ये क्या चीज है? ये मार्क्स का आइडिया है कि हिस्ट्री आगे कैसे बढ़ती है। उनका मानना था कि सोसाइटल चेंज हमेशा कॉन्फ्लिक्ट से आता है। हर सोसाइटी में दो अपोजिंग फोर्सेस होती हैं, थीसिस और एंटीथीसिस। जैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ओनर्स, बुर्जुआजी और वर्कर्स, प्रोलिटेरिएट। इनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट यानी स्ट्रगल एक नई सोसाइटी, सिंथेसिस को जन्म देता है। चेंज कम्स फ्रॉम स्ट्रगल। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हाँ, फॉर मार्क्स हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। थर्ड क्रॉस क्वेश्चन, रॉल्स और मार्क्स में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस उनके गोल में है। रॉल्स एक फेयर कैपिटलिज्म चाहते हैं जहां गवर्नमेंट इनइक्वालिटीज को कंट्रोल करे। मार्क्स कैपिटलिज्म को खत्म ही करना चाहते हैं। रॉल्स रिफॉर्मिस्ट हैं, मार्क्स रेवोल्यूशनरी हैं। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन, आज की दुनिया में मार्क्स के आइडियाज कितने रेलेवेंट हैं? बहुत रेलेवेंट। जब भी हम इनकम इनइक्वालिटी, कॉर्पोरेट ग्रीड या वर्कर राइट्स की बात करते हैं, हम अननोइंगली मार्क्स के फ्रेमवर्क में ही बात कर रहे होते हैं। उनकी प्रेडिक्शन शायद पूरी तरह सच नहीं हुई, बट उनका एनालिसिस ऑफ कैपिटलिज्म आज भी बहुत पावरफुल है। राइट। एंड फाइनल क्वेश्चन, अगर मार्क्स का आइडियल कम्युनिस्ट सोसाइटी बन जाए तो वो दिखेगी कैसे? थ्योरेटिकली वो एक क्लासलेस, स्टेटलेस सोसाइटी होगी, जहां हर कोई अपनी एबिलिटी के हिसाब से काम करेगा और हर किसी को अपनी जरूरत के हिसाब से मिलेगा। फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं, कोई इनइक्वालिटी नहीं। एक यूटोपिया। यूटोपिया इंडीड। ओके, लेट्स पॉज। Practicing. Marx focused on exploitation and capitalism and proposed a socialist revolution. ठीक है, मिनी रिकैप। मार्क्स के लिए कैपिटलिज्म इनहेरेंटली एक्सप्लॉयटेटिव है और सोसाइटल चेंज क्लास स्ट्रगल से आता है, जिसका अल्टीमेट गोल सोशलिज्म है। बिल्कुल सही। टॉपिक नेम, पावर, लीडरशिप एंड मोरालिटी। Broad micro theme. Can power and morality coexist? ओके, तो हमने सोसाइटी के ब्लूप्रिंट्स देख लिए, लेकिन इन ब्लूप्रिंट्स को रियलिटी में कौन बदलता है? लीडर्स। हाँ, और यहाँ सवाल उठता है, क्या एक अच्छा लीडर होने के लिए एक अच्छा इंसान होना जरूरी है? the eternal question. इस सवाल पर निकोलो माकियावेली के आइडियाज बड़े कंट्रोवर्शियल हैं। उनका एक फेमस कोट है, इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन बी लव्ड। हाँ, ये कोड उनकी फिलॉसफी को कैप्चर करता है। मैकियावेली का मानना था कि पॉलिटिक्स मोरालिटी के प्लेग्राउंड में नहीं खेली जाती। पॉलिटिक्स की अपनी अलग रियलिटी है। मतलब पावर और मोरालिटी एक साथ नहीं चल सकते? उनके हिसाब से नहीं। एक रूलर का सबसे बड़ा गोल होता है स्टेट की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, और इस गोल को अचीव करने के लिए अगर उसे क्रूअल्टी, डिसीट या मैनिपुलेशन का सहारा लेना पड़े तो उसे लेना चाहिए। तो उसे लेना चाहिए। उनका फोकस रियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म पर था, ना कि आइडियलिस्टिक मोरालिटी पर। द सर्वाइवल ऑफ द स्टेट इज द सुप्रीम लॉ। तो क्या मैकियावेली एक तरह से जीतने के लिए चीटिंग का लाइसेंस दे रहे हैं? ये एक कॉमन मिसइंटरप्रिटेशन है। उनका फोकस रूलर के पर्सनल गेन पर नहीं, स्टेट के सर्वाइवल पर था। लेकिन हाँ, उनकी फिलॉसफी द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स को सपोर्ट करती है। सोर्स में इसका स्टीव स्मिथ के सैंडपेपर स्कैंडल का एग्जांपल है। बिल्कुल। ये कैसे फिट होता है? वहां पर मैच जीतने का एंड गोल, जो स्टेट सर्वाइवल जैसा ही है इन स्पोर्ट्स कॉन्टेक्स्ट, के लिए अनएथिकल मीन्स सैंडपेपर का यूज को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। ये एक क्लासिक स्मॉल स्केल मकियावेलियन माइंडसेट का एग्जांपल है। आउटकम को प्रोसेस से ऊपर रखना। ओके, सो अ फ्यू क्रॉस क्वेश्चंस हियर। फर्स्ट, क्या मैकियावेली इविल थे? इविल नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल रियलिस्ट थे। वो डिस्क्राइब कर रहे थे कि पावर एक्चुअली कैसे काम करती है, ना कि कैसे काम करना चाहिए। He was a product of his violent and unstable times in Italy. सेकंड क्वेश्चन, क्या मॉडर्न पॉलिटिक्स में मैकियावेलियन लीडर्स हैं? बिल्कुल, कई लीडर्स हैं जो प्रैग्मेटिज्म और नेशनल इंटरेस्ट को मॉरल प्रिंसिपल्स के ऊपर रखते हैं, जिनके एक्शंस को हम ऑफन रूथलेस या कनिंग कहते हैं। उन पर माकियावेली का इन्फ्लुएंस साफ दिखता है। थर्ड, अगर एक लीडर हमेशा फियर्ड रहेगा, लव्ड नहीं, तो क्या लोग उसके खिलाफ रिवोल्ट नहीं करेंगे? माकियावेली इस पर भी बात करते हैं। वो कहते हैं फियर्ड होना अच्छा है, बट हेटेड होना अच्छा नहीं है। एक रूलर को इतना भी क्रूअल नहीं होना चाहिए कि लोग उसे नफरत करने लगें। There's a fine line. ओके, फोर्थ, मैकियावेली की सबसे बड़ी लेगेसी क्या है? उनकी सबसे बड़ी लेगेसी है पॉलिटिक्स को एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी बनाना, जिसके अपने रूल्स हैं जो रिलीजन या पर्सनल मोरालिटी से अलग हैं। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस की नींव रखी है एक तरह से। एंड फिफ्थ, अगर कोई देश पूरी तरह मैकियावेली के प्रिंसिपल्स पर चले तो वो कैसा होगा? वो एक आगे बढ़ने वाला शक्तिशाली देश हो सकता है इंटरनेशनली, लेकिन इंटरनली वहां ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और सिटीजन राइट्स की कमी हो सकती है। इट वुड बी अ स्टेट बिल्ट ऑन पावर एंड फियर, नॉट ऑन लव एंड ट्रस्ट। That's a chilling thought. Okay, time for a pause. Practicing.
Machiavelli argued that for a ruler, state stability is more important than personal morality. राइट। मिनी रिकैप। मैकियावेली के लिए पॉलिटिक्स मोरालिटी से अलग है और एक लीडर को स्टेट के लिए जरूरत पड़ने पर अनएथिकल मींस यूज करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सही है, और इसके एकदम ऑपोजिट पोल पर खड़े हैं। एब्राहम लिंकन। वाह, व्हाट अ कॉन्ट्रास्ट। बिल्कुल। एक तरफ मैकियावेली हैं जो पावर के लिए कुछ भी करने को रेडी हैं और दूसरी तरफ लिंकन जिनका कोट है व्हेन आई डू गुड आई फील गुड, व्हेन आई डू बैड आई फील बैड, दैट्स माय रिलीजन। ये एक पूरी अलग लीडरशिप फिलॉसफी है। लिंकन का लीडरशिप ऑनेस्टी, जस्टिस, कंपैशन और ह्यूमिलिटी पर बेस्ड था। उनके लिए मोरालिटी और लीडरशिप अलग नहीं थे। सो उसमें उनकी करेजियस कन्विक्शंस की बात की गई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो सही है उसके लिए स्टैंड लेना, भले ही वो अनपॉपुलर हो, भले ही पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो। लिंकन ने स्लेवरी के इशू पर यही किया। He took a stand based on his moral conviction even when it led to a civil war. इसका कोई इंडियन एग्जाम्पल सोर्स में है? हाँ, अन्ना हजारे का एंटी करप्शन मूवमेंट का एग्जाम्पल है। वो भी एक तरह से करेजियस कन्विक्शन का प्रदर्शन था, जहां एक इंसान ने एक अहम मॉरल इशू पर सिस्टम के अगेंस्ट स्टैंड लिया। लिंकन का एक और कंट्रीब्यूशन सोर्स में मेंशन्ड है, यूनिटी एंड रिकंसिलिएशन। यस, ये उनकी सबसे बड़ी लेगेसी है। सिविल वॉर जीतने के बाद उन्होंने अपने दुश्मनों से बदला नहीं लिया। उनका गोल एक टूटे हुए देश को जोड़ना था। विद मैलिस टुवर्ड नन, विद चैरिटी फॉर ऑल। ये दिखाता है कि लीडरशिप का एक दूसरा रास्ता भी है, जो मोरालिटी, फॉरगिवनेस और यूनिटी पर बेस्ड है। फैंटास्टिक। टाइम फॉर क्रॉस क्वेश्चंस। फर्स्ट, क्या लिंकन का स्टाइल हमेशा प्रैक्टिकल है? क्या मोरालिटी हमेशा पॉलिटिक्स में जीतती है? हमेशा नहीं। लिंकन को भी बहुत से पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े। वो एक सेंट नहीं, एक श्रूड पॉलिटिशियन भी थे। लेकिन उनका नॉर्थ स्टार हमेशा उनके मॉरल प्रिंसिपल्स औरों से ज्यादा रहे। उनका स्टाइल डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं। सेकंड, लिंकन और मैकियावेली में से आज के कॉर्पोरेट लीडर्स किसको ज्यादा फॉलो करते हैं? ये एक मिक्स है। कुछ मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स वाले मैकियावेलियन स्टाइल फॉलो करते हैं, लेकिन अब एक सर्वेंट लीडरशिप और एथिकल लीडरशिप का ट्रेंड भी बढ़ रहा है, जो लिंकन के आइडिया से ज्यादा इंस्पायर्ड है। सो देयर इज अ शिफ्ट हैपनिंग। गुड टू हियर दैट। थर्ड, करेजियस कन्विक्शन और स्टबर्ननेस में क्या फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है। कन्विक्शन, फैक्ट्स, रीजन और एक स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपास पर बेस्ड होती है। स्टबर्ननेस ऑफन ईगो या न्यू इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करने से आती है। लिंकन was open to changing his mind, but his core principles were non-negotiable. ओके। फोर्थ, रेकंसिलिएशन आसान है कहना पर करना मुश्किल। लिंकन ने ये कैसे अचीव किया? उनका अप्रोच कंपैशन पर बेस्ड था। उन्होंने एक टोन सेट किया कि ये नॉर्थ वर्सेस साउथ की जीत नहीं है, ये नेशन की हीलिंग है। उन्होंने सिंबॉलिक जेस्चर्स यूज किए, इंक्लूसिव लैंग्वेज यूज की और एक फ्यूचर विजन प्रेजेंट किया जिसमें सबकी जगह थी। ब्यूटीफुल। एंड फिफ्थ क्वेश्चन, अगर एक लीडर को लिंकन या मैकियावेली में से एक को चुनना हो तो डिसीजन किस चीज पर डिपेंड करना चाहिए? ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। एक क्राइसिस या वॉर के टाइम शायद थोड़े मैकियावेलियन ट्रेट्स जरूरी हों, लेकिन एक पीसफुल प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनाने के लिए लिंकन का मॉरल लीडरशिप मॉडल लॉन्ग टर्म में ज्यादा सस्टेनेबल और बेनिफिशियल है। मेक सेंस। लेट्स पॉज। Practicing Lincoln's leadership was based on moral conviction, honesty, and the goal of unity. सही है। मिनी रिकैप। लिंकन दिखाते हैं कि लीडरशिप मोरालिटी पर बेस्ड हो सकती है, जहां करेज और कंपैशन डिसीट और फियर से ज्यादा पावरफुल टूल्स हैं। A powerful alternative. Indeed. टॉपिक नेम, द इनर वर्ल्ड, खुशी और ऑथेंटिसिटी की खोज। Broad micro theme. Personal philosophies for living a good life. ओके, हमने सोसाइटी की बात की, लीडर्स की बात की, इन सब बड़ी बड़ी बातों का हमारी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए क्या मतलब है? हाउ डू वी लिव अ गुड लाइफ? Right. लेट्स गेट पर्सनल नाउ। चलिए एपिक्यूरस से शुरू करते हैं। उनका मानना था कि लाइफ का चीफ एम है हैप्पीनेस। हाँ, पर रुक जाइए। इससे पहले कि लोग सोचे कि एपिक्यूरस ईट ड्रिंक एंड बी मैरी की बात कर रहे थे। हाँ, जो कि एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि उनकी हैप्पीनेस का मतलब था ट्रैंक्विलिटी, मन की शांति, एब्सेंस ऑफ पेन एंड एंजाइटी। तो ये पार्टी ऑल नाइट वाली हैप्पीनेस नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनका फॉर्मूला सिंपल था, अपनी वांट्स को लिमिट करो, एक सिंपल लाइफ जियो और उन मोमेंटरी प्लेजर से बचो जो बाद में ज्यादा दर्द दें। फॉर एग्जांपल, ज्यादा खाने से बाद में पेट दर्द होता है। सो मॉडरेशन इज की। सो इट्स अ काइंड ऑफ एंशिएंट मिनिमलिज्म। इंटरेस्टिंग। और फिर आते हैं कियरकेगार्ड, जो कहते हैं कि ट्रूथ सब्जेक्टिव है। हाँ, ये एक मेजर शिफ्ट है। अब तक हम यूनिवर्सल मॉरल रूल्स की बात कर रहे थे, कांट मिल, सब यूनिवर्सल ट्रूथ ढूंढ रहे थे। कियरकेगार्ड आते हैं और कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ से ज्यादा जरूरी है लिविंग वंस ओन ट्रूथ। ऑथेंटिक होना। ऑथेंटिक होना मतलब भीड़ का हिस्सा बनकर जीना आसान है, सोसाइटी जो कहती है वही करना। लेकिन कियरकेगार्ड कहते हैं कि एक मीनिंगफुल लाइफ तभी मिलती है जब आप अपने पर्सनल बिलीव्स, अपने पैशन के आधार पर बोल्ड चॉइसेस लेते हैं। इसके लिए लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है ना? एग्जैक्टली, ये उनका एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है। ऐसे बोल्ड डिसीजंस लेना जो सिर्फ रैशनैलिटी या लॉजिक पर बेस्ड नहीं है, बल्कि एक डीप पर्सनल कन्विक्शन पर बेस्ड है। सोर्स में युवराज सिंह का एग्जाम्पल है। हाँ, कैंसर के सिम्टम्स के बावजूद वर्ल्ड कप में देश के लिए खेलना जारी रखना। इट वॉज नॉट अ प्योरली रैशनल डिसीजन, इट वॉज अ लीप ऑफ फेथ बेस्ड ऑन हिज पैशन फॉर क्रिकेट एंड हिज कंट्री। लेकिन इसमें एक डेंजर है। अगर मेरा सच किसी और के सच से टकराता है तो क्या सही है क्या गलत? ये तो एनार्की हो जाएगी। और इसी सवाल का जवाब या एक अलग पर्सपेक्टिव देती है कैरल गिलिगन। राइट, विद हर एथिक्स ऑफ केयर। एग्जैक्टली। वो कहती है कि मोरालिटी सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट रूल्स लाइक कांट या इंडिविजुअल ट्रूथ लाइक कियरकेगार्ड के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट रिलेशनशिप्स, इंटरकनेक्टेडनेस, एम्पैथी, कंपैशन। तो गिलिगन एक तरह से ये कह रही हैं कि सेंचुरीज से हम मोरालिटी के पिक्चर का सिर्फ आधा हिस्सा ही देख रहे थे। बिल्कुल, और वो आधा हिस्सा ज्यादातर मेल सेंट्रिक था।
जस्टिस, राइट्स, रूल्स, ये सब एक मेल पर्सपेक्टिव से आते हैं। गिलिगन एक फीमेल पर्सपेक्टिव को सामने लाती हैं, जहां केयर, रिलेशनशिप्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब है इन प्रैक्टिस? इसका मतलब है कि कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। एक डिसीजन लेते वक्त सिर्फ रूल्स को मत देखो, देखो कि उस डिसीजन का लोगों पर, उनके रिलेशनशिप्स पर क्या असर पड़ेगा। जैसे उस चोर के प्रति नरमी दिखाना जिसने अपने भूखे बच्चे के लिए चोरी की। यहां गिलिगन कहेगी एक रिजिड रूल से ज्यादा उस इंसान की सिचुएशन, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी है। सोर्स में जन सुनवाई का एग्जाम्पल है, हाउ डज दैट कनेक्ट? जन सुनवाई या पब्लिक हियरिंग्स एथिक्स ऑफ केयर का एक प्रैक्टिकल रूप है। यहाँ पॉलिसीज बनाते वक्त सिर्फ डेटा और फाइल्स नहीं देखी जाती, लोगों की आवाज सुनी जाती है, उनकी स्टोरी सुनी जाती है, खासकर सबसे कमजोर लोगों की। इट्स अबाउट लिसनिंग विद एम्पैथी। This is a much more holistic view of morality. इट इज। इट बैलेंसेस द एब्स्ट्रैक्ट विद द पर्सनल। Okay, let's do a combined cross-questioning for these three. First, इन तीनों में से आज की self-help इंडस्ट्री किससे सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड है? I would say a mix of Epicurus and Kierkegaard. Find your happiness, live your truth, be authentic. ये सारे स्लोगन सीधे इन्हीं दो थिंकर से आते हैं। एपिक्यूरस का मिनिमलिज्म और किर्केगॉर्ड की ऑथेंटिसिटी। Second question, कैरल गिलिगन की थियोरी को क्रिटिक्स कैसे देखते हैं? कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स को रीइंफोर्स करती है, कि वुमेन नेचुरली केयरिंग होती हैं और मेन रूल बेस्ड। गिलिगन कहती हैं कि ये फेमिनिन और मैस्कुलिन पर्सपेक्टिव्स हैं, जो किसी भी जेंडर में हो सकते हैं, बट ट्रेडिशनली दे हैव बीन एसोसिएटेड दिस वे। Okay. Third, अगर किसी को लाइफ में एक पर्सनल फिलॉसफी चूज करनी हो तो इन तीनों में से कौन सी सबसे आसान है फॉलो करना? सबसे आसान शायद एपिक्यूरस की है, ऑन द सर्फेस, लिमिट योर डिजायर्स। लेकिन डिजायर्स को लिमिट करना ही सबसे मुश्किल काम है। Kierkegaard's path is full of anxiety and difficult choices. Gilligan's path requires immense emotional intelligence and empathy. तो कोई भी आसान नहीं है। राइट। फोर्थ, क्या एथिक्स ऑफ केयर प्रोफेशनल सेटिंग्स जैसे लॉ या बिजनेस में अप्लाई हो सकती है? बिल्कुल। लॉ में इट कुड लीड टू मोर restorative justice. बिजनेस में इट कुड लीड टू मोर stakeholder focused policies, not just shareholder profit. It's about seeing people behind the numbers. एंड फाइनल क्वेश्चन, ये तीनों फिलॉसफीज एपिक्यूरियस, किरकेगार्ड, गिलिगन, इनका कॉमन मैसेज क्या है? इनका कॉमन मैसेज ये है कि एक अच्छी जिंदगी सिर्फ बड़े-बड़े सोशल स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं है। इट्स ऑल्सो अबाउट आवर इनर वर्ल्ड, आवर पर्सनल चॉइसेस और हमारे रिलेशनशिप्स। मोरालिटी हैज टू बी लिव्ड, नॉट जस्ट डिबेटेड। किर्केगॉर्ड एंड वैल्यूइंग रिलेशनशिप्स, गिलिगन। परफेक्ट। मिनी रिकैप, हमारी पर्सनल लाइफ में हम एपिक्यूरियस से सिंपल लिविंग, किरकेगार्ड से ऑथेंटिसिटी और गिलिगन से कंपैशनेट रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस सीख सकते हैं। सही है। टॉपिक नेम, रियल लाइफ डिलेमा, इन सब थियरीज का एप्लीकेशन। ब्रॉड माइक्रो थीम, अप्लाइंग फिलॉसफी टू अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ओके, लेट्स पुट इट ऑल टुगेदर। अब टाइम है इन सब थियरीज को टेस्ट करने का। द फाइनल शोडाउन। सोर्स में एक बहुत ही रेलेवेंट केस स्टडी है। इमेजिन आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। एक बूढ़ी, अनपढ़ और बेसहारा महिला एक गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट लेने आती है। ओके। पर उसके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, लेकिन आपकी पर्सनल इंक्वायरी बताती है कि वो सच में जरूरतमंद है, जेन्युइनली डिजर्विंग। अब आप क्या करेंगे? दिस इज अ क्लासिक डिलेमा, जहां रूल्स और ह्यूमैनिटी आमने सामने हैं। तो अगर हम इमैनुअल कांट को इस रूम में बुलाएं तो वो क्या कहेंगे? कांट कहेंगे फॉलो द रूल्स। आपकी ड्यूटी है नियम का पालन करना। अगर आप एक इंसान के लिए रूल तोड़ेंगे तो कल को सबके लिए तोड़ना पड़ेगा। सिस्टम विल कोलैप्स। सो अनफॉर्चुनेटली उस महिला को वापस जाना होगा। ओह, दैट्स हार्श। इट इज, बट इट्स कंसिस्टेंट विद हिज फिलॉसफी। ओके, कांट को भेज देते हैं। अब जॉन स्टुअर्ट मिल को बुलाते हैं, वो क्या कहेंगे? अब मिल कहेंगे कैलकुलेट द हैप्पीनेस। उस महिला की मदद करने से कितनी हैप्पीनेस जनरेट होगी? इमेंस। उसके लिए तो लाइफ चेंजिंग होगा। और रूल पर अटके रहने से जीरो हैप्पीनेस, इनफैक्ट सफरिंग। सो मिल का यूटिलिटेरियनिज्म प्रॉब्ली कहेगा कि उसकी मदद करो, द ओवरऑल हैप्पीनेस विल इंक्रीज। ओके, दैट्स अ मोर कंपैशनेट आंसर। अब आते हैं जॉन रॉल्स पर। रॉल्स का डिफरेंस प्रिंसिपल यहाँ बिल्कुल क्लियर है। कैसे? द सिस्टम मस्ट बी डिजाइन टू बेनिफिट द लीस्ट एडवांटेज्ड। ये महिला क्लियरली लीस्ट एडवांटेज कैटेगरी में। तो रॉल्स कहेंगे सिस्टम को उसकी मदद करने के लिए बेंड होना चाहिए। जस्टिस का यही तकाजा है। रूल्स आर मेंट टू सर्व पीपल, नॉट द अदर वे अराउंड। एक्सीलेंट। और फाइनली कैरल गिलिगन क्या कहेंगी? कैरल गिलिगन कहेंगी फॉरगेट द फाइल्स फॉर अ सेकंड। उस महिला की आंखों में देखो, उसकी स्टोरी सुनो, कनेक्ट विद हर एज अ ह्यूमन बीइंग। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है, उस इंसान की केयर करना भी है। कंपैशन दिखाओ और रिजिड रूल से ऊपर उठकर उसके कॉन्टेक्स्ट को समझो। तो हमारे पास एक स्पेक्ट्रम है। कांट कहते हैं नो, मिल कहते हैं प्रोबेबली यस, रॉल्स कहते हैं डेफिनेटली यस, और गिलिगन कहते हैं यस विद कंपैशन। बिल्कुल। तो सही रास्ता क्या है? सोर्स में इसका क्या सोल्यूशन दिया गया है? सोर्स में एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बैलेंस सोल्यूशन दिया गया है। वो किसी एक फिलॉसफी को नहीं चुनता, बल्कि इन सबका एक ब्लेंड बनाता है, खासकर रॉल्स और गिलिगन का। ओके, व्हाट आर द स्टेप्स? इमीडिएट हेल्प, ये नहीं कि उसे वापस भेज दो। पहले एनजीओज या ओल्ड एज होम की मदद से उसकी इमीडिएट नीड्स जैसे फूड और शेल्टर को एड्रेस करो। ये है गिलिगन की एथिक्स ऑफ केयर इन एक्शन। राइट, कंपैशन फर्स्ट। स्टेप 2, एम्पावरमेंट। उसे सिस्टम का विक्टिम मत बने रहने दो। उसके डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी बनवाने में उसकी हेल्प करो। उसे सिस्टम का हिस्सा बनाओ। सही है, उसे एम्पावर करना। और स्टेप 3, जस्टिस। जब उसके डॉक्यूमेंट्स बन जाएं तो उसे ऑफिशियली स्कीम में एनरोल करो। ये है रॉल्स का जस्टिस का प्रिंसिपल। ये तरीका दिखाता है कि कंपैशन और जस्टिस एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि साथी हो सकते हैं। दे कैन बी पार्टनर्स।
ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जो इंसान को भी बचाता है और सिस्टम की इंटेग्रिटी को भी। Wow, that's a very satisfying and practical solution. It really brings all the threads together. It does. It shows that philosophy is not just an academic exercise. It can help us solve real-world problems. Final recap and content imbibing. Broad micro-theme, the complex web of moral decision-making. So what does this all mean? आज की चर्चा से ये तो साफ है कि मोरालिटी कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है। ये एक क्रॉस रोड्स है। बिल्कुल। इन बुलेट पॉइंट्स में इसको समराइज करते हैं। पहला, हमने देखा द फंडामेंटल टेंशन बिटवीन कांट्स रूल्स बेस्ड डियोंटोलॉजी एंड मिल्स रिजल्ट्स बेस्ड यूटिलिटेरियनिज्म। क्या हमें हमेशा अपनी ड्यूटी फॉलो करनी चाहिए या ऐसा काम करना चाहिए जिससे सबसे ज्यादा खुशी मिले? दूसरा, हमने सोसाइटी के लेवल पर जस्टिस को देखा। रॉल्स एक फेयर सिस्टम डिजाइन करना चाहते हैं, जबकि मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिस्ट सिस्टम ही एक्सप्लॉइटेटिव है और उसे ओवरथ्रो करना जरूरी है। तीसरा, लीडरशिप पर हमने दो एक्सट्रीम मॉडल्स देखे, मैकियावेली की पावर पॉलिटिक्स जहां एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, और लिंकन की मॉरल लीडरशिप जो ऑनेस्टी और कंपैशन पर बेस्ड है। और फाइनली हमने पर्सनल लाइफ के लिए फिलोसफीज देखी। एपिक्यूरस की सिंपल लाइफ फॉर ट्रैंक्विलिटी, कियरकेगार्ड की ऑथेंटिक लिविंग और गिलिगन की एथिक्स ऑफ केयर जो रिलेशनशिप्स को सेंटर में रखती है। तो एक सिंगल राइट आंसर नहीं है, अलग-अलग सिचुएशंस में अलग-अलग फ्रेमवर्क्स ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। ओके, अब टाइम है सेल्फ प्रेजेंटेशन के लिए कुछ कंटेंट प्रोब्स का। We'll give you 6 short questions, pause after each one and try to answer it in 1 or 2 sentences. First probe, explain Kant's categorical imperative using the employee example. Second probe, what is the main danger of Mill's utilitarianism? Third probe, in one sentence, what is the purpose of Rawls' veil of ignorance? Fourth probe, how is Lincoln's leadership style different from Machiavelli's? Fifth probe, what did Epicurus mean by happiness? And sixth probe, according to Carol Gilligan, what is missing from traditional ethics? Take your time, practicing the answers out loud. And now for the final challenge, a simple task. अपनी लाइफ के एक रीसेंट डिफिकल्ट डिसीजन के बारे में सोचिए। अब उस डिसीजन को कांट, मिल और गिलिगन के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। देखिए आपके कंक्लूजन बदलते हैं या नहीं। और अंत में एक प्रोवोकेटिव थॉट के साथ छोड़ जाते हैं। सोर्स में फिलोसोफर हेगल का जिक्र है, जो कहते हैं कि दुनिया की असली ट्रेजेडीज वो राइट और रॉन्ग के बीच का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सोचते हुए, तो फिर क्या है? वो दो राइट चीजों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है। दैट्स अ डीप थॉट। जब हम अपनी लाइफ में कोई मुश्किल डिसीजन लेते हैं तो क्या हम अक्सर सही और गलत के बीच चुन रहे होते हैं या दो अलग-अलग सही चीजों के बीच जो एक दूसरे से टकरा रही हैं? जैसे फैमिली के प्रति ड्यूटी और अपने पर्सनल ड्रीम्स के प्रति ऑनेस्टी, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। एक सवाल जो सोचने लायक है। इंडीड। अगर आपको मॉरल थिंकर्स की दुनिया में ये गहराई से किया गया अन्वेषण पसंद आया और आप ऐसे ही और डीप डिस्कशंस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक बटन दबाएं और हाँ, वो नोटिफिकेशन बेल भी जरूर ऑन कर लें। कमेंट करके बताइए कि इन सब थिंकर्स में से आपको किसका आइडिया सबसे ज्यादा रेजोनेट किया। We'd love to hear from you. मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ।